Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस एक्शन के टाइप्स के बारे में। क्लियर है ना? और उन्हीं को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो, नर्वस एक्शन का जो टाइप यानी उसके जो हम काइंड देख रहे हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के यहाँ पे मिलेंगे हमें। ठीक है ना? हेडिंग डाल दोगे, साथ ही साथ हेडिंग में लिख लोगे टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस। क्लियर है ना? टाइप ऑफ नर्वस एक्शन। तो मैंने बोला यहाँ पे हमें 3 पढ़ने हैं टोटल। तीनों का नाम पहले लिख लो। सबसे पहला जो है पढ़ना, वो हमें पढ़ना है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री नर्वस एक्शन। सेकेंड वन इज इनवॉलेंट्री एंड द थर्ड वन इज तीसरा तुम्हारा हो जाएगा रिफ्लेक्स। क्लियर है ना? तो ये 3 हो गए, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। एक्शन लगा लो साइड 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 से, है ना? एक्शन, एक्शन। क्लियर है ना? तो वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, ये 3 पढ़ने हैं हमें टाइप ऑफ नर्वस एक्शन में। ये तीनों नर्वस एक्शन के टाइप हो गए। अब देखो इन तीनों के बारे में समझोगे। देखो बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन तो सेम ही है। तो देख लो थोड़ा सा एक्चुअली डिफरेंस है, समझने का कोशिश करना। एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों की ही बात कर रहा हूँ एक साथ। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों ही हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्लियर है ना? these these actions take place without consulting our will मीन्स समझ रहे हो ना? अपनी जो इच्छा शक्ति होती है उससे कंसल्ट नहीं किया जाएगा इस एक्शन को होने के पहले कि हाँ भाई मैं इस एक्शन को करूँ या नहीं। तो इच्छा शक्ति के बिना होगी। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन क्या है? वॉलेंट्री एक्शन होगा तभी जब हमारा विल होगा। क्लियर है ना? यानी हम चाहेंगे तभी होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो समझना, इसमें भी समझो। इनवॉलेंट्री एक्शन देखो क्या करेगा। इनवॉलेंट्री एक्शन बेसिकली हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शनिंग, उसके मतलब कि फंक्शन से रिलेटेड होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी उसमें अगर कुछ एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। क्लियर है? ये ब्रेन के डिफरेंट सेंटर कंट्रोल करते हैं, वो मैं ब्रेन में पढ़ाऊंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी विल पावर कंट्रोल नहीं कर रहा है, विल से कंसल्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये इसलिए होता है ना ताकि हमें इमरजेंसी कंडीशन में, हमें डेंजरस सिचुएशन में एक तरह से प्रोटेक्शन दे सके। सो ये एक्शन ना एक तरह से प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं। समझेंगे? इसे भी डिटेल में समझेंगे। क्लियर है ना? और यहाँ पे हमारे ब्रेन का भी कोई रोल नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, ये स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। अदरवाइज बाकी का दोनों देखो तो फिर ब्रेन का ही रोल है। क्लियर है ना? और वॉलंटरी एक्शन में तो पूरा ही रोल है। समझ रहे हो ना आप? तो इसी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो इसमें कैसे पढ़ेंगे वो समझ लो। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है इन दोनों में, मैंने समझा दिया आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, दोनों एक्शंस ये जो होते हैं कैन टेक प्लेस विदाउट कंसल्टिंग आवर विल। हमारे विल से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन वॉलेंट्री एक्शन में हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग चलेगा। इतना समझ में आया? तो हम क्या करेंगे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री को एक साथ डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेंगे, और रिफ्लेक्स एक्शन को तो हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है ना? उसका रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ेंगे, उस एक्शन को होते हुए देखेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि ये ना प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें ना डेंजरस सिचुएशन से भी बचाता है। इवन कभी कभी जान जाने जाने से बचा लेता है ये हमें रिफ्लेक्स एक्शंस। क्लियर है ना? ऑटोमेटिक होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे समझना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, बीच में एक टेबल बना लोगे, है ना? तो इसे मैं यहाँ से इरेज करके मैं कर क्या रहा हूँ, एक साइड लिख देता हूँ वॉलेंट्री, दूसरे साइड इनवॉलेंट्री, है ना? और इस साइड में लिख देता हूँ क्लियर है? तो ये दोनों पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस के ही फॉर्म में इन दोनों को पढ़ लेंगे हम, और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा और भी डिटेल करेंगे। तो लिखना इसी में पहला पॉइंट लिखोगे, these actions are
अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये क्या हो गया, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग, यानी उसके कंट्रोल में है। यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लो दीज एक्शंस टेक्स प्लेस विदाउट कंसल्टिंग आवर विल। ये हमें मतलब हमारे विल को बिना कंसल्ट किए हुए ही एक्शन होगा, इनवॉलेंट्री। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, लेकिन ये क्या होगा, हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दीज आर परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाई, क्या देखो, मसल्स पढ़े हो ना अपने नाइन्थ में, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा होगा, तो मसल्स में बेसिकली तीन टाइप पढ़े होंगे, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड, कार्डियक। क्लियर है ना। तो यहाँ पे स्टेरिएटेड मीन्स वॉलेंट्री मसल्स, तो ये वही होंगे, उसी का यूज करके वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। तो दीज आर परफॉर्म बाई स्टेरिएटेड मसल, या ऐसे करके लिख लूँ वॉलेंट्री, या सिंपली लिख लो स्टेरिएटेड मसल्स which are voluntary in nature। इतना समझ में आया। यहाँ लिख लोगे these are performed by smooth muscles। बस स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, जैसे यूट्रस हो गया, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, जैसे ये देखो ऑइसोफेगस हो गया है ना, तो इन सभी में पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है ना। और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, विच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। क्लियर है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो, ये जो हो गया कहाँ, स्टेरिएटेड मसल। स्टेरिएटेड मसल से ये कंट्रोल क्या कर रहा है, तो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, यानी एक्सटर्नल चीजों को। लेकिन अगर इसकी बात करें, सॉरी इसकी बात करें, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। ये एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, ये इंटरनली कंट्रोल कर रहा है। तो इसे भी लिख लोगे, ऐसे करके लिख लो, these are concerned with the functioning of external organs। और यहाँ क्या लिख लोगे, सिंपली इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो लिख लो these are concerned with the function of, with the functioning लिख लो एक्चुअली, with the functioning of internal organs। क्लियर है ना। वैसे भी इंटरनल ऑर्गन्स में ही स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। तो वॉलेंट्री एक्शन, अच्छा एग्जांपल देख लो, वॉलेंट्री एक्शन के एग्जांपल सोचो आप खुद से। जैसे कि मान लो यहाँ पे नीचे कुछ गिरा, मैंने झुका ऐसे इसे उठा लिया। क्लियर है ना। ये देखो मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ। सो ये सब क्या है, वॉलेंट्री है। मेरा मन करेगा देखो कर रहा हूँ, नहीं मन कर रहा है देखो नहीं कर रहा हूँ, सिंपली। सो दीज आर वॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर है ना। लेकिन इनवॉलेंट्री की बात करो तो देखो, जब खाना खाते हो तो यहाँ पेरिस्टैल्सिस होता है ना। पेरिस्टैल्सिस आपने पढ़ा है ना, लाइफ ये लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया है मैंने। क्लियर है ना। पेरिस्टैल्सिस जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, जैसे ही खाना जाता है पेरिस्टैल्सिस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। हम चाहें अथवा नहीं चाहें, उसको बस स्टिमुलस मिलता है, वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये सब हो गया। वैसे ही और भी, जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना। क्लियर है ना। तो इन सब जगहों पे क्या हो रहा है, तो ये सब क्या है, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो एग्जाम्पल भी लिख लेना कुछ, नीचे स्पेस है ना, नीचे ही लिख लो, जैसे लिख लो वॉकिंग, है ना।
मूविंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर है ना, ईटीसी लगाओ, सिंपली समझ चुके हो तुम। यहाँ पे लिख लो पेरिस्टेलसिस, आगे लिख लो कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, ईटीसी लगाओ। क्लियर है ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी तुम्हारे इनवॉलेंट्री हैं और ये सभी क्या है तो वॉलेंट्री है। वैसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे सोच सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री समझ गए आप। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में देखेंगे। क्लियर है ना, तो इसे जल्दी से नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैंने हेडिंग भी मिटा दिया, कोई नहीं, फिर से लिख देता हूँ। नहीं, हाँ, इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। हमने दो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को। समझोगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये ऑटो जनरेटेड एक एक्शन है, ठीक है, जिसमें कि बिल का यहाँ पे भी कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी बिल से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ना ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इनवॉलेंट्री में तो ब्रेन भी इन्वॉल्व हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली इन्वॉल्व क्या होता है, तो छोटा मोटा ब्रेन बोल सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जब मैं पढ़ाऊंगा ना आगे, तो बताऊंगा कि उसे हम ब्रेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली समझ लो आप कि यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। आ रहा है समझ में, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये देखो पीछे बैकबोन है ना, हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ा है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें नर्व्स होते हैं ढेर सारे। तो वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसी उसी को एक्चुअली हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा लंबा सा, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है। इतना समझ में आया आपको। रिफ्लेक्स एक्शन कब होगा, जब इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में होगा, डेंजरस सिचुएशन में होगा। क्लियर है ना, और करेगा क्या, तो ये हमारे बॉडी को या हमें एक एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर है ना, प्रोटेक्ट करता है हमें। क्लियर है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है, वो सभी समझाऊंगा यहाँ पे। तो लिखना है यहाँ पे, इट इज a quick and automatic response to the stimulus। क्लियर है ना, टू द स्टिमुलस विथ, या ऐसे लिख लो, विच लिख लो, विच इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड without the involvement ऑफ ब्रेन। ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है ना, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा रिफ्लेक्स एक्शन में। कौन इन्वॉल्व होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन भले ही स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो, एक्शन को परफॉर्म भी कर दे, क्लियर है ना, मतलब एक रिएक्शन भी प्रोड्यूस कर दे, एक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर दे, लेकिन इसके बावजूद ये जो स्टिमुलस है ना, ये ब्रेन तक भी पहुंचेगा, यानी लेकिन ब्रेन तक भी पहुंचेगा, लेकिन रिएक्शन हो जाने के बाद, यानी रिस्पॉन्स हो जाने के बाद, यानी पहले रिस्पॉन्स हो जाएगा, उसके बाद ये मैसेज पहुंचेगा ब्रेन के पास। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मैसेज आता है स्टिमुलस, वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। दिस इज ए प्रॉपर रिस्पॉन्स, ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्स के केस में स्टिमुलस आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, स्पाइनल कॉर्ड खुद रिस्पॉन्ड कर देगा,
ब्रेन के जाने से पहले, तो रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स होने के बाद ये मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचेगा कि आखिर हुआ क्या, क्लियर है ना। लेकिन रिस्पॉन्स होने के बाद, पहले क्या हो रहा था कि रिस्पॉन्स होने से पहले जा रहा था, तो आखिर स्पाइनल कॉर्ड ने किया ऐसा क्यों। अरे समझ में, देखो वैसे तो कोई भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होके ही ना ब्रेन में पहुंचेगा, लेकिन सारे मैसेज को वो स्पाइनल कॉर्ड रोक नहीं रहा था, और ये रिफ्लेक्स एक्शन को उसने रोक दिया और खुद रिस्पॉन्ड कर दिया, मतलब खुद ब्रेन बन गया यहाँ पे। सोच के देखो, खुद यहाँ पे ब्रेन का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको छोटा मोटा ब्रेन भी आप समझ सकते हो। तो ये आखिर करता है कब, वो समझो। ये करता है ना इमरजेंसी सिचुएशन में। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेन के पास मैसेज जाता है तो ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ता है, ब्रेन के पास मेमोरी होते हैं पिछले, उससे वो रिलेट करके चीजों को, और उसके बाद एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि सही भी होता है, ठीक है, नो डाउट वो सही होता है, प्रॉपर होता है। लेकिन कभी कभी ये जो प्रोसेसिंग में लगने वाला जो टाइम है, भले ही बहुत कम टाइम ही क्यों ना हो, लेकिन वो कम टाइम भी यहाँ पे डेंजरस हो सकता है। कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में ये जो टाइम होता है ना प्रोसेसिंग में लगने वाला, इट कुड बी डेंजरस। तो उस केस में स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है ना, खुद ब्रेन बन जाता है और खुद रिस्पॉन्स कर देता है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बोर्ड है, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे टच किया इस तरीके से, तो टच किया तो मैं अब सोचूंगा, पहले मैं पहले ब्रेन को मैसेज दूंगा कि ये गर्म है इसे हटाओ, सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये जैसे ही गर्म रहेगा ना खुद से हाथ हट जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं, क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे किसने रिस्पॉन्स किया, तो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, एक तरह से ब्रेन का काम कर रहा है, समझ में आया ना इतना, ठीक है। इसके बाद लिख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पे देखो, और एक चीज याद रखोगे ये भी, कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, टेक्स प्लेस विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड के भी मतलब फ्रैक्शन, यानी उसके भी मतलब बहुत कम भाग में ही ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सोच रहे हो ना, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास रिस्पॉन्स को करने के लिए। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, एक्चुअली नोट बना के लिख लेना है ना, यहाँ पे लिख लो एक नोट बना के लिख लोगे। ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, तो उसका एक तरह से आंसर भी है, लिख लेना यहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्शंस आर important because there are certain situations where the delay caused during processing of impulse, लिख लो, impulse could be dangerous। तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे कि अगर मैसेज ब्रेन के पास गया और ब्रेन ने प्रोसेस किया, तो इतने समय में जो टाइम लगेगा ना, जो वो टाइम टेक मतलब इनटेक करेगा, वो दिस डिले इज कुड बी डेंजरस। ये डिले क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें जरूरत है कि एक ऐसा रिस्पॉन्स हो जो ऑटोमेटिक हो, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो और डायरेक्टली हो, और वो कर कौन रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, तो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जरूर याद रखोगे कि ब्रेन के पास भी ये मैसेज जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स होने के बाद जाएगा। अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ब्रेन के पास भी जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स हो जाने के बाद जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको। इसमें एक पॉइंट और लिख लोगे, एक पॉइंट बना के लिख लेना, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन से ही रिलेटेड है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क देख लो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम, यानी ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, जो पाथवे फॉलो करेगा ना, जो रास्ता फॉलो किया जाएगा,
उसी रास्ते को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, यानी इट इज द पाथवे विच इज फॉलोड ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपली लिख लो, it is the pathway followed followed लिखो, followed during a reflex action, ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम जो पाथवे फॉलो किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये भी पूछता है, रिफ्लेक्स एक्शन समझ रहे हो और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फॉलो किया जाएगा दैट इज रिफ्लेक्स आर्क, इसे जरूर याद रखोगे, ठीक है। तो देखना यार रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आएगा, यहीं पे देखो स्पेस है ना थोड़ा सा, चलो लिख लो, इट इन्वॉल्व्स, इसमें देखो क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहला तो इन्वॉल्व होगा हमारा रिसेप्टर ऑर्गन, जो कि सेंस करेगा, क्लियर है ना। द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन की तरह काम करेगा। एंड द थर्ड वन इज इफेक्टर ऑर्गन, द थर्ड वन इज इफेक्टर ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जो रिस्पॉन्स को शो करेगा। इतना समझ में आया, यानी रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ देख लो, रिसेप्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और इफेक्टर ऑर्गन, ये तीन प्रेजेंट होंगे। इन्हीं तीनों के मदद से क्या होगा, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन को अंजाम दिया जाएगा, क्लियर है ना। इसे मैं देखो अभी थोड़ी देर में, इसे आप इरेज करो, मैं यहाँ पे उसका रास्ता भी बनाता हूँ, ठीक है ना। या चलो मैं यहाँ लिख दूं इस रिफ्लेक्स आर्क को ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो तो रास्ता देखना, यहाँ पे इस तरीके से देखोगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक स्टिमुलस है, क्लियर है ना। ये स्टिमुलस कहाँ आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन में, क्लियर है ना। या चलो पहले सेंसरी ऑर्गन से ही शुरू करते हैं। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन मीन्स रिसेप्टर ऑर्गन भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो सेंसरी ऑर्गन में क्या आया, तो एक स्टिमुलस आया, ठीक है। अब देखो ये जो स्टिमुलस था, इसको ले जाने वाला कौन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, अगर आपको याद हो तो यहाँ क्या होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन इसको ले जाएगा, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड तक। ये देखो रिफ्लेक्स है, ब्रेन तक नहीं पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन इसको ले गया कहाँ तक, चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक ले गया, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया, तो स्पाइनल कॉर्ड से अब वापस आ जाना है ना, तो बीच में अच्छा आएगा किससे, मोटर न्यूरॉन से। आपने पीछे वाला क्लास पढ़ा है ना, तो आपको याद होगा ये मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, रिले न्यूरॉन क्या होते हैं, टाइप मैंने बता दिया था ऑलरेडी। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो बीच में एक आ जाएगा तुम्हारा रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन से क्या होगा, फिर मोटर न्यूरॉन को दिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास आएगा। ध्यान से देखते चलो, कहाँ आ जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है ना। और इफेक्टर ऑर्गन के पास जब आ जाएगा, तो यहीं से तो रिस्पॉन्स शो होगा ना। आ रहा है समझ में, यहाँ से क्या शो होगा, रिस्पॉन्स शो होगा। तो देख लो स्टिमुलस किसने रिसीव किया, सेंसरी ऑर्गन। चलो रिसेप्टर ऑर्गन ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रिसेप्टर लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लियर है। तो रिसेप्टर ऑर्गन ने यहाँ पे रिसेप्ट किया स्टिमुलस, फिर सेंसरी ऑर्गन को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू या स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड ने छोटे मोटे ब्रेन की तरह काम किया, और वहाँ पे रिले न्यूरॉन ने फिर उसको मोटर न्यूरॉन को दे दिया, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन के पास आके फाइनली क्या शो हो गया, तो फाइनली हमारा रिस्पॉन्स हो गया। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, यही हमारा क्या बन गया, रिफ्लेक्स आर्क बन गया। रिफ्लेक्स आर्क में बेसिकली तीन ही चीज तो है, देखो रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन इसी में तो प्रेजेंट है ना, सेंसरी न्यूरॉन और ये सब फिर ले जाने वाला। तो सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, मेन यहाँ पे फिर स्पाइनल कॉर्ड आ गया, देख लो यहाँ रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और फाइनली इफेक्टर ऑर्गन हो गया। ये तीन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, चलो इतना समझ गया आप। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्स आर्क भी समझ लिया। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, फिर मैं मिलता हूँ एक डायग्राम के साथ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
तो देखना यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना दिया है, क्लियर है ना। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी सारी बातें बता दी है, बस इस डायग्राम से आपको समझाना है ताकि और आप थोड़े अच्छे तरीके से समझ पाओ, क्लियर है ना। इसके पार्ट्स वगैरह देखेंगे हम, देख रहे होगे यहाँ पे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यही इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा हाथ है, चलो इसमें क्या क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बस बतलाने ही वाला हूँ, क्लियर है ना। देखो आप लोगों को बाई वर्ड मैंने थ्योरेटिकल तो समझा ही दिया, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। ये जो डायग्राम है ना, ये एक विड्रॉल रिफ्लेक्स का डायग्राम है, आप चाहो तो कहीं लिख लेना। क्या है ये? एक विड्रॉल रिफ्लेक्स है, विड्रॉल रिफ्लेक्स, क्लियर है ना। ये एक विड्रॉल रिफ्लेक्स है। विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखो इस इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे ना कोई एक वेसल है जिसमें कि समझ लो पानी गर्म हो रहा है, क्लियर है ना। मीन्स ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसमें पानी बॉईल हो रहा है तो गर्म हो गया ना बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा हाथ, हमारे जो हैंड है, हैंड ने यहाँ पे इस तरीके से टच करा, क्लियर है ना। समझने की कोशिश करना, हाथ ने यहाँ पे टच करा। तो आप बताओगे हाथ में स्किन है ना भाई, स्किन में प्रेजेंट होते हैं हीट रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है तो आपको पता होगा कि बेसिकली जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा रिसेप्टर ऑर्गन, या यूं कहो कि सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन ने उसको सेंस किया, तो यहाँ पे हाथ हमारा क्या हो गया? रिसेप्टर ऑर्गन हो गया। ये देखो क्या हो गया, हमारे हैंड हो गया, या सिंपली मैं लिख दूं पाम लिख दूं, या स्किन लिख दूं सिंपली, चलो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, स्किन हो गया यहाँ पे क्या? रिसेप्टर ऑर्गन, क्लियर है ना। स्किन क्या हो गया हमारा? रिसेप्टर ऑर्गन। उसने क्या रिसेप्ट किया? तो हीट को रिसेप्ट किया, क्लियर है ना। और यहाँ पे कौन से रिसेप्टर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो आपको पता होना चाहिए, थर्मो रिसेप्टर, क्लियर है ना। तो ये याद रखोगे, यानी कि हीट को यहाँ पे सेंस किया गया। किसको सेंस किया गया? हीट को सेंस किया गया। तो रिसेप्टर ऑर्गन ने हीट को सेंस कर लिया। अब देखो, अब ये मैसेज न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कोड कहीं भी जाएगा, मुझे नहीं मतलब है, बस जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो मैसेज लेके जाने वाला है, ये न्यूरॉन समझ लो मैसेज लेके जा रहा है। इसमें मैं एरो लगा देता हूँ, चलो एरो नहीं, मैं एक इधर एरो दिखा देता हूँ इस तरीके से कि ऊपर वाला जो न्यूरॉन है ना, याद रखना, आप मैसेज को लेके जा रहा है। ऊपर वाला जो न्यूरॉन है वो मैसेज को लेके जा रहा है, और ये जो नीचे वाला आ रहा है ना इधर ब्लैक वाला, ये समझ लेना मैसेज को लेके आ रहा है। ये इतने डायरेक्शन से आप समझ जाओगे ना, नीचे वाला लेके आ रहा है, ऊपर वाला लेके जा रहा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये जो न्यूरॉन हो गया ना, ये दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन। और ये जो लेके आएगा, दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ये इसका डिफिनेशन आपको याद होगा पहले से। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाता है। अब सीएनएस में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आते हैं ना, आपको मैंने बताया था। तो ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है और मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। चलो ये तो बाद में लेके आएगा, अभी चलो इसे लेके चलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ने फाइनली देखो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पास ले आया, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ ला दिया इसे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास ले आया तो देखो बीच में यहाँ मैंने रेड कलर से कुछ दिखाया है, दिस इज द रिले न्यूरॉन। दिस इज व्हाट, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आप इस तरीके से इसे मार्क कर लोगे, ये क्या है? तो दिस इज द रिले न्यूरॉन। यहाँ पे बीच में जो है ना, इसका क्या नाम मैं लिख दूं? रिले न्यूरॉन। ये जो बीच वाला है, क्लियर है ना, बीच वाला जो न्यूरॉन है रिले। देखो कर क्या रहा है समझो, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आया समझ में? सो ऐसे ही को तो रिले न्यूरॉन बोलते हैं ना हम। सो ये हो गया हमारा रिले न्यूरॉन। और ये क्या है? तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मोटर न्यूरॉन लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मसल सेल्स हैं, क्लियर है ना। एंड दिस इज व्हाट सॉरी इफेक्टर है ना, रिसेप्टर नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ इफेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इफेक्टर। मैं इसे ब्लू से लिख देता हूँ, रिसेप्टर इफेक्टर को, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, सॉरी, इफेक्टर ऑर्गन नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होंगे मसल्स में, और फाइनली हाथ को क्या कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। सो देखो यहाँ पे हाथ को हटा लिया गया। सो विड्रॉ करना मतलब कि किसी चीज को निकाल लेना, किसी पर्टिकुलर जगह से निकाल लेना, ठीक है ना। जैसे मनी विड्रॉ करते हैं ना, विड्रॉ और डिपॉजिट समझते हो ना, तो वैसे यहाँ पे मैंने हाथ को यहाँ से हटा लिया यानी निकाल लिया। सो दिस इज व्हाट विड्रॉल रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स तो हो ही रहा ना, क्योंकि देखो स्पाइनल कॉर्ड ने ही यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, ब्रेन के पास मैसेज गया नहीं। लेकिन समझो, लेकिन सब अच्छा, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये बीच में क्या है हमारा, तो स्पाइनल कॉर्ड, चलो इसे भी मैं लिख देता हूँ, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। चलो अब आगे देखना, स्पाइन एक चीज समझो, यहाँ पे रिस्पॉन्स तो हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया, लेकिन ये जो इधर के पोर्शन दिख रहा है ना, ये एक तरीके से अगर देखो तो ये देखो इस तरीके से जाएगा, और इधर कहाँ जाएगा, तो इधर लेके जाएगा मैसेज ब्रेन के पास। यानी यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ मैं, मैसेज टू द ब्रेन। ये किस कहाँ तक लेके जाएगा, तो ब्रेन तक लेके जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब देखो यहीं पे एक और बात समझो, आपने पढ़ा है न्यूरॉन में साइटोन एक्सॉन ये सब चीज पढ़ लिया है, उसमें माइलिनेटेड वगैरह भी पढ़ लिया आपने। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे वो माइलिनेटेड वाले होंगे या नॉन माइलिनेटेड वाले। मैंने बताया भी, अगर आपको याद होगा तो, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे ना वो माइलिनेटेड वाले प्रेजेंट होंगे। क्यों भाई, जरा सोच के देखो, यहाँ पे स्पीड को बढ़ाना है, जल्दी से रिस्पॉन्स को शो करना है, इसलिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, माइलिनेटेड वाले प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, तो माइलिनेटेड वाले प्रेजेंट होंगे। अब यहीं पे समझोगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो समझो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ना, यही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इधर, माइलिनेटेड वाले एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इसी को हम बोलते हैं, तुम्हें एक तरह से बोलते हैं इसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, क्लियर है ना। एंड दिस वन इज ग्रे मैटर। चलो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर में बाद में बतला दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस सिंपल सा समझो, देखो क्या हुआ, मैसेज आया यहाँ पे, यहाँ से रिस्पॉन्स देखो हो चुका है, स्पाइनल कॉर्ड ने ही रिस्पॉन्स कर दिया। अब इसे वापस ले जाना है, तो वापस ले ही नहीं जाना है, ध्यान से देखो, एक तो इधर भी वापस लेके जा रहा है ना, ध्यान से देखना, ये मैसेज यहाँ आया, एक मैसेज ब्रेन के पास भी जा रहा है, और एक रिस्पॉन्स हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रहा है हाथ को हटाने के लिए, क्लियर है ना। उस मैसेज में क्या है कि हाथ को हटाओ, और एक मैसेज तो अभी ब्रेन के पास भी नहीं पहुंचा है। लेकिन तुम ही बताओ, पहले ब्रेन के पास पहुंचना है कि पहले रिस्पॉन्स कर देना है हमें। तो हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे हैं ना भाई, तो हमें पहले रिस्पॉन्स कर देना है। तो इसी के लिए देखो, इधर के जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो गए ना इस वाले रीजन में, वो प्रेजेंट हो गए तुम्हारे माइलिनेटेड वाले, और माइलिनेटेड होने की वजह से क्या होगा, स्पीड को अचानक से ऐसे स्पीड अप कर दिया जाएगा, क्लियर है ना। तो इधर जो आ रहा होगा ना वो स्पीडली आएगा, और फाइनली इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा बड़ा ही जल्दी, और तुरंत ही वहां पे रिस्पॉन्स को शो किया जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्स शो होने के जस्ट तुरंत बाद ये मैसेज ब्रेन के पास भी पहुंचेगा, तो ब्रेन भी अब उस पे मतलब सोच सकता है प्रोसेस करके कि तुमने जो किया सही किया नहीं किया, जो भी वॉट एवर, क्लियर है ना। लेकिन एट ए टाइम, एट ए मोमेंट देखा जाए तो इसने हमें इस डेंजरस सिचुएशन से, जहाँ पे कि हमारा हाथ जल जाता, क्लियर है ना, तो इस डेंजरस सिचुएशन से तो हमें बचाया ना इसने। तो इसीलिए इसका एक तरह से एडवांटेज अगर जब हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का एडवांटेज क्या है, तो इट हैज सर्वाइवल वैल्यू, क्लियर है ना। तो लिख ही लो इसको, ठीक है, हेडिंग बना के लिख लो, मैं नीचे लिख दूं। चलो मैं क्या करता हूँ, इसे ना मैं यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ, क्लियर है, रिसेप्टर इफेक्टर, चलो ठीक है। और यहाँ पे कुछ हेडिंग बना के लिख देता हूँ, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर है। अब इस इसका देखो, सबसे पहले एडवांटेज क्या लिख लो, तो सबसे पहला यही लिख लो, इट हैज सर्वाइवल वैल्यू, क्लियर है ना। ये ऐसे समझ लो कि ऐसे सिचुएशन में काम करता है जहां पे डिले कुड बी डेंजरस, इसी में चाहो तो लिख लेना, इट वर्क्स in certain situations where delay
कुड बी डेंजरस। क्लियर है ना? अब समझो, एक चीज तो ये समझ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन ना ब्रेन पे ओवरलोडिंग नहीं होने देता है, क्योंकि अगर सारे मैसेज को ब्रेन ही कंट्रोल करेगा तो उस पर एक तरह से ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो इट चेक्स द ओवरलोडिंग ऑन ब्रेन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इट चेक्स द ओवरलोडिंग ऑन ब्रेन। ब्रेन पे ये ओवरलोडिंग नहीं होने देता है। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट हमारे सिलेबस का नहीं है लेकिन जानेंगे हम। क्लियर है ना? वो है क्या? कंडीशनड रिफ्लेक्स। मैंने क्या बोला? कंडीशनड रिफ्लेक्स, यानी किस रिफ्लेक्स में ही मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दिया। क्लियर है ना? तो कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होते हैं पहले समझोगे कि कुछ कुछ नॉर्मल एक्शंस, क्लियर है ना, नॉर्मल एक्शंस जिससे कि बाद में रिफ्लेक्स में बदल दिया जाता है। क्लियर है? जो पहले तो रिफ्लेक्स नहीं था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यूएशन से वो रिफ्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है ना? जैसे देखो, बोलना, चलना, क्लियर है ना, दौड़ना, लिखना, टाइप करना, गाना गाना, डांस करना, ये सभी क्या है? कंडीशनड रिफ्लेक्स है। एग्जाम्पल समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे टाइपिंग का ही एग्जाम्पल देख लो आप। क्लियर है ना? कोई इंसान टाइपिंग सीख रहा है, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, उस फेज की जिस समय वो इंसान टाइपिंग सीख रहा होता है। क्लियर है ना? या जिस समय वो इंसान बोलना सीख रहा होता है, या जिस समय वो इंसान चलना सीख रहा होता है। क्लियर है ना? ये सारे प्रोसेस को समझोगे तो उस समय देखते हो, बोलता है सही से नहीं बोलता है, वो बच्चे की बात कर रहा हूँ। टाइपिंग करने वाला बहुत सारा एरर करता है, ठीक है ना, चलने वाला बार बार गिरता है, लेकिन वो धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है उसमें, और इतना ज्यादा प्रैक्टिस होता है कि फिर वो क्या होता है कि अचानक से मतलब रिफ्लेक्सेस में बदल जाते हैं। और अब क्या है कि टाइपिंग करने वाला देख रहा होता है सामने और टाइप कर रहा होता है नीचे, और वो भी बिना किसी एरर के। ठीक है? चलने वाला भी सेम, उसको अब बॉडी को बैलेंस में बना के नहीं चलना है, वो दौड़ भी सकता है, चलना तो छोड़ो, दौड़ भी सकता है बिना गिरे हुए। बोलने वाला, मेरा एग्जांपल देख लो, इतने देर से बोल रहा हूँ, है ना, बिना किसी रुकावट के या बिना लड़खड़ाए, या फिर भी बोल रहा हूँ ना। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? तो ये सभी क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स वी ऑल्सो परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। इसको भी कहीं नोट बना के लिख लोगे आप, ठीक है ना? जगह है नीचे? हाँ है, इतने में लिख लेंगे हम लोग, एक नोट बना के लिख लेना। With the help of we perform a number of activities like walking, like speaking, like typing, like dancing, etc लगा लो। क्लियर है ना? तो ये सभी क्या हो गए? ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। क्लियर है ना? दिख रहा है ना आपको? चलो, तो इतना ही पढ़ना था हमें रिफ्लेक्स सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन भी खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना? मैंने इतने बिल्कुल ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया है। अब इसके बाद ना जो कुछ भी बच गया है, बेसिकली हम अब देखेंगे नर्वस सिस्टम के टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना? उसमें बेसिकली ब्रेन ही देखेंगे हम, ब्रेन के पार्ट्स वगैरह देखेंगे और उसके फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है? तो वो देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो वीडियो को लाइक करते जाओ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चलो फिर ठीक है, बाय। इसे नोट कर लोगे आप लोग।